थर्ड मैंने बोला कि या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, अगर सेंट्रिक है टुवर्ड्स द सेंटर है तो लीनियर मोशन होगा, अगर ऑफ सेंटर है या इसेंट्रिक है तो लीनियर के साथ साथ एंगुलर मोशन भी होगा। ठीक है, इसको बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मोशन भी आप में है। नाउ मूविंग टू द लास्ट that determines the force effect, that is the time of application of the force, how much time you are applying the force। इसमें पहला बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा फोर्स आप प्रोड्यूस करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, इसमें दो चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इम्पल्स एक वर्ड होता है, व्हाट इज इम्पल्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही इम्पल्स कहते हैं एक्चुअली। और जब जब इसको आप फॉर्मूला पे जाएंगे ना तो उसमें एक टाइम फैक्टर आता है, इनटू टी आता है। वो टाइम फैक्टर जितना बड़ा होगा फोर्स का इफेक्ट उतना ज्यादा बड़ा होगा, एफ इंटू टी, इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू टी, यानी फोर्स प्रोड्यूस ओवर द टाइम, कितने टाइम पीरियड में आप लगा रहे हैं, और वो इम्पल्स का क्वांटिटी होता है एक्चुअली। स्पोर्ट्स में बहुत से एग्जाम्पल है भाई, आपको रेसलर्स हैं भाई, आपको पुश करने के लिए जितना टाइम मिलता है आप उतना ज्यादा पुश कर पाते हैं, उतना ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि बॉडी से इंटरनल फोर्स लगी, मसल से, मसल की एक लिमिट है जो मैंने पहले भी बताई है कि मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करने की एक सीमा है, और उस सीमा के बाद वो नीचे आने लगती है, यानी मैक्सिमम टेंशन जो मसल गेन करती है वो कुछ समय के लिए गेन करती है, उसके बाद वो नीचे आने लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सीमा को नहीं क्रॉस करना, क्योंकि अगर उस सीमा को आपने क्रॉस किया तो उसके बाद धीरे 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 आपका फोर्स का जो एप्लीकेशन ऑफ टाइम की वजह से बढ़ना था वो घटने लग जाएगा। आपको कोई चीज उठानी है तो एक थोड़ा सिंपल टाइम लेते हैं, आप सिंपल टाइम लेते हैं, आपको बारबेल उठाना है, भारी बारबेल उठाना है या डेडलिफ्ट करनी है, 130 केजी का डेडलिफ्ट करना है, तो आप एक सर्टेन टाइम पीरियड तक मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और एक झटके से पुल करते हैं। लेकिन अगर आप टाइम बहुत ज्यादा एक्सीड कर दीजिए और आइसोमेट्रिक फोर्स लगाते रहिए उससे कुछ देर तक, थोड़ी देर मसल बोल जाती कहती बस भैया, उसके बाद फटीग हो जाता है मसल में, मसल हाई हाई लेवल पे जाके लो लेवल पे आ जाती, फिर फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो पाता उस लेवल पे। बॉल कांटेक्ट जितना ज्यादा टाइम बैट पे रहेगा, जितना मतलब उतना ज्यादा दूर जाता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो बॉल फिर उतना इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पाती, ड्रैग कर जाएगी। ये क्लियर है अभी तक? अब एक और पॉइंट है, फोर्स से रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। मैंने पहले ही बोला फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बेटा ये इस बात पे डायरेक्ट डिपेंड करता है किस एंगल से फोर्स लगा रहा है। अगर वो जो एंगल जिससे फोर्स लगाया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा, और अगर वर्टिकल एंगल की तरफ ज्यादा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा। और इसी मैग्नीट्यूड से इस तरह की किस डायरेक्शन में और किस तरह की स्पिन के साथ बॉल जा रही है एक्चुअली ये तय करती है। ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बायोमैकेनिक्स होता है, इसमें अलग अलग चीजें आती हैं। इसके अलावा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। व्हाट इज, अगर कोई लेकिन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये हैमर थ्रो में क्यों लागू होता है, क्योंकि हैमर थ्रो में जो मूवमेंट होता है वो एक कर्व्ड पाथ में होता है। When a body is moving in a curved path, then वो दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, उसमें दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, पहले ये समझिएगा। पहला एक होता है टेंजेंशियल और दूसरा होता है रेडियल। ये दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन motion and the radial acceleration keeps the body in the curved or circular path। एक जो होता है वो मोशन के डायरेक्शन में लगता है और एक अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ लगता है जो उसके पाथ को बनाए रहता है। कच्चे घुमाइएगा तो डोरी
वो चीज उसके मोशन के साथ आपको वो भारीपन महसूस होता है, लेकिन उसी सेम टाइम आपकी रस्सी का तनाव हमेशा बना रहता है अंदर की तरफ। जैसे आप रस्सी को अचानक काट दीजिए तो वो चीज लीनियर मोशन में सीधी जाती है, घूमती हुई चीज भी सीधी जाती है किसी एक डायरेक्शन में। तो देखिए लॉन्च में बना लो। यस, अरे मैंने जो आपको ना ये आपको टेंजियल और रेडियल वर्ड यूज किया है, वो इसलिए किया कि जो कि रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और जो गोलाकार सरफेस है ना उस पे लगता रहता है टुवर्ड्स द मोशन ओनली। तो ये जो टुवर्ड्स सेंटर फोर्स लग रहा है ड्यू टू रेडियल एक्सेलरेशन, वो जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का बेसिक काम क्या रहता है, उसको कर्व्ड पाथ में बनाए रखना, और सेंट्रीफ्यूगल का काम रहता है उसको उस सरफेस जो उसका वो कर्व्ड पाथ है उसकी दिशा में उसको मोशन में बनाए रखना। दोनों फोर्स अलग अलग तरीके से काम कर रही है। साइकिल जब मोड़ पे आप ज्यादा झुका लेते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर आपको मोड़ में बनाए रखता है ना, उसका एंगल ज्यादा होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सरफेस पे लग रहा है वो ज्यादा हो जाता है और धड़ाम से गिर जाता है बाहर की तरफ। और ये दोनों एक दूसरे के काउंटर फोर्स है, ये बहुत बेसिक चीज समझिएगा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को काउंटर करते रहते हैं। जैसे ही कोई फोर्स ज्यादा हुई, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हुई तो आदमी अंदर की तरफ गिर जाता है, जैसे मोड़ पे बाइक लेके आप गिर जाते हैं। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हुई तो वो धागा तोड़ के चीज बाहर निकल जाएगी। इन दोनों का बैलेंस रहता है तभी चीज कर्व पाथ में बनी रहती है। ठीक है सर काउंटर फोर्स सर क्या, हम थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा काउंटर फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ एक बात कहता है कि आप जो भी किसी भी चीज पे कोई अगर फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में और जिस मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई हो रहा है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन और उतने ही मैग्नीट्यूड में वो जिस भी वस्तु पे बल लगाया जा रहा है वो वस्तु वापस उस दूसरी बॉडी पे बल लगाती है। यानी देयर इज ऑलवेज अ काउंटर फोर्स which is opposite, equally opposite in the direction and equal to the magnitude which force is applied initially। अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो आपके ऊपर वापसी में उतना ही बल उसी दिशा में उल्टी दिशा में लगाएगी। इसको काउंटर फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। अब ये क्यों लग रहा है, क्योंकि एक बैलेंस बना हुआ है। जैसे ही किसी का भी मैग्नीट्यूड हाई होगा, जिसका मैग्नीट्यूड हाई होगा उस डायरेक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। अगर सेंट्रीपिटल ज्यादा होगा तो धड़ाम से आदमी अंदर की तरफ गिर जाएगा, कर्व्ड पाथ से सेंटर की तरफ जाएगा। और अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हुआ तो सरफेस से बाहर निकलने की टेंडेंसी। न्यूटन थर्ड लॉ में तो बहुत सिंपल एग्जाम, न्यूटन थर्ड लॉ तो अलग चीज है। एवरीवेयर दैट इन्वॉल्व, बट जब हम सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको यहां यूनिवर्स। अरे आवाज नहीं आ रही, थोड़ी डिस्टर्ब हो रहा है नेटवर्क मुझे लगता है। हाँ तो मैं तो अच्छा तुम्हारे सिलेबस के